बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मोमेट्री एंड हीट ट्रांसफर। देखो एक्चुअल में ये दोनों चैप्टर जो है ना मिक्स हैं, थर्मोमेट्री एंड हीट ट्रांसफर। इसमें हम सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में बातें करेंगे। तो देखो मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले इट इज मेजर ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, है ना। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। हॉटनेस और कूलनेस। इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, है ना। टेम्परेचर इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मतलब हम इसको जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं ना, तो हम ये बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, हम बातें करते हैं टेम्परेचर ऑफ गैस। हम कभी एक पार्टिकल के टेम्परेचर की बात नहीं करते, कभी ये नहीं कहते टेम्परेचर ऑफ एन एटम, ऐसी बात कभी नहीं करते, है ना। टेम्परेचर इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, है ना। हॉटनेस या कूलनेस का मेजरमेंट है। अच्छा, इसमें एक बात और है, जैसे अगर अपन बात करें कि जो अपना टेम्परेचर का मेजरमेंट अगर अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से करें, है ना, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये हमें कहती है कि जो एनर्जी होती है ना गैस की, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, हमने आपको पढ़ाया था एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, डेट इज व्हाट 3/2 RT काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस। एक एटम की एनर्जी क्या बताई थी? एनर्जी ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल की, वो हमने बताया था 3/2 kT, राइट। ये एनर्जी थी। तो यानी कि वो अपना टेम्परेचर मेजरमेंट वहां से भी आ रहा है। ओके, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। टू लो टेम्परेचर, हमेशा हमेशा। इसको टेम्परेचर को पता है हम क्या कहते हैं? थर्मल पोटेंशियल कहते हैं। टेम्परेचर, यस। तो देखिए, टेम्परेचर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज थर्मल पोटेंशियल। टेम्परेचर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज थर्मल पोटेंशियल, कंसिडर्ड एज थर्मल पोटेंशियल। अब ये सवाल उठता है, पोटेंशियल वर्ड का क्या मतलब है, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। पोटेंशियल वर्ड का क्या मतलब है? देखिए 10th क्लास में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा था, ओम्स लॉ, है ना। तो ध्यान दो, मैं आपको थोड़ा सा जो है ना पुरानी बातें याद दिला देता हूं। इन क्लास 10th आपने पढ़ा था, मैं आपको ये बातें याद दिला देना चाहता हूं। क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ा था। तो देखिए ओम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप ध्यान दो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। and amount of electric current is directly proportional to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दो, डिफरेंस। आप बात को समझिए। तो हमने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V प्रोपोर्शनल टू I। अब V क्या था?
वी था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा था इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस। और आई था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq अपॉन dt, इसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते थे, वो इलेक्ट्रिक करंट होता था। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। अब मैं कुछ बातें आपसे करता हूं, आप ध्यान से सुनना, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है। हवा का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। हवा का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। इसका मतलब ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर जिधर हाई प्रेशर है और दूसरी तरफ लो प्रेशर है, तो हवा वहां से वहां बहेगी। जब भी हवा बहती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, ठीक है। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर ये क्या है? हवा के लिए पोटेंशियल है। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर अल्टीट्यूड टू लोअर अल्टीट्यूड, ऊपर से नीचे बहता है पानी। पानी बहते हुए देखा कभी आपने? ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे बहता है तो इसका मतलब वो जो है वो क्या है? वाटर फ्लो के लिए पोटेंशियल है। वाटर फ्लो के लिए पोटेंशियल क्या है? हाइट, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसका नाम है। तो बहता है पानी, राइट। इसी तरीके से जैसे अगर अपन और किसी फ्लो की बात करते हैं, है ना, तो हीट फ्लो कहाँ है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या है? हीट के लिए पोटेंशियल है। तो टेम्परेचर इज थर्मल पोटेंशियल, है ना। हाइट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। और प्रेशर इज एयर पोटेंशियल, हाई प्रेशर से लो पोटेंशियल की तरफ आता है, राइट। कुल मिलाकर के पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या है? पोटेंशियल वर्ड का मतलब है कि कुछ फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, समथिंग इज फ्लोइंग, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होता है हमेशा हमेशा, है ना। तो यहां पर थर्मल पोटेंशियल जो है वो टेम्परेचर है। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ईएमएफ जिसको कहते थे, वोल्टेज जिसको कहते थे वो था। और जो आपका बर्नौलीज थ्योरम था उसके अंदर जो पोटेंशियल होता था वो क्या होता था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता था, राइट। तो वो सब पोटेंशियल थे। अब यहां जब हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की, तो देखो टेम्परेचर जो है ना वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात हुई, तो मैं आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बता देता हूं कि क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्चुअली मैं आपको बताऊं सच्ची सच्ची बात क्या है। सच्ची सच्ची बात यह है कि थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ सबसे पहले तैयार हुआ, सेकंड लॉ बाद में तैयार हुआ, जीरोथ लॉ सबसे बाद में तैयार हुआ। एक्चुअली में जीरोथ लॉ इतना बेसिक था किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस लॉ पर। फिर बाद में जब डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे करके तो लगा यार जीरोथ लॉ भी कुछ होना चाहिए, है ना। बहुत बेसिक लॉ था। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? इट गिव्स दिस लॉ, या एक काम करिए आप लिखिए दिस लॉ gives us basis of temperature measurement, ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो देखिए कैसे देता है टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस, तो मैं बताता हूं आपको। if any two isolated systems, या एक काम करो आइसोलेटेड वर्ड को मत लिखो क्योंकि आपस में इंटरेक्शन तो होगा ही। इफ एनी टू systems A and B are in state of thermal equilibrium. If any two systems A and B are in state of thermal equilibrium,
with a third system C, with a third system C, then A and B will also be in thermal equilibrium, बड़ा ही सिंपल सा लॉ है जी, है ना। लॉ क्या है? अगर A और B दो सिस्टम्स मिलकर के C के फ्रेंड हैं कि A इज फ्रेंड ऑफ C एंड B इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ C, इसका मतलब है कि A और B भी आपस में फ्रेंड होंगे। यह है सिंपल सा। तो क्या है, जैसे दो सिस्टम है, मान लो एक A है और एक B है और एक C है, राइट। अब अगर A और C का आपस में फ्रेंडशिप है, इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम है ना, हाँ जी, एक मिनट, थर्मल इक्विलिब्रियम है। C और B का आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, राइट, इनका आपस में। तो निश्चित रूप से A और B का भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम जरूर है, ऐसा हो नहीं सकता, निश्चित ही थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब ये जो जीरोथ लॉ है इतना सिंपल लॉ है कि इसमें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है कि भाई A और B आपस में इक्विलिब्रियम में, B और C आपस में इक्विलिब्रियम में, तो वो तो होंगे ही। अब ये इतना सिंपल सा लॉ जो है ये हमें टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस दे रहा है, बहुत बड़ा बेसिस। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक छोटा सा घटना हमारी जिंदगी में रोज होती रहती है, जनरली हो ही जाती है। क्या? किसी को बुखार आ गया। अब बुखार आ गया तो आप क्या करते हो बताओ? टेम्परेचर मेजर करना है। बुखार, देखो मैंने बुखार को सही लिखा है ना हिंदी में, बुखार है ना, बुखार आ गया, फीवर आ गया साहब। अब फीवर आ गया तो टेम्परेचर मेजर करो। कैसे करते हो? थर्मामीटर से। अब ये थर्मामीटर क्या है? अब सुनिए यहां पे क्या हो रहा है। जिस दिन थर्मामीटर बना था उस दिन लैब के अंदर बना था, फैक्ट्री थी, जिस भी फैक्ट्री का आपने थर्मामीटर खरीदा तो देखो क्या हुआ थर्मामीटर के साथ। थर्मामीटर किसी न किसी लैब में बना था तो लैब टेस्टेड होता है। अब क्या हुआ, लैब टेस्टेड हुआ तो लैब में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड थर्मामीटर होता है। जहां पे थर्मामीटर का प्रोडक्शन होता है वहां एक स्टैंडर्ड थर्मामीटर होता है जिसे लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड थर्मामीटर। अब ये स्टैंडर्ड थर्मामीटर जो है ना, ये क्या है, ये है आपका सी, सिस्टम सी। हमने क्या किया कि मेडिकल स्टोर पे जाके थर्मामीटर ए खरीदा, तो ए आपका थर्मामीटर है और बी आप स्वयं है जिनको बुखार हो रहा है, किसी को भी जिसमें भी घर में बुखार हो रहा है वो बी है, राइट। अब देखो तीन सिस्टम हो गए। ए थर्मामीटर है जिसको हम बाजार से खरीद के लाए, बी आपका शरीर है, आपकी बॉडी है जिसमें फीवर हो रहा है। अब क्या है, ये ए जो थर्मामीटर है और जो सी स्टैंडर्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर था कंपनी में, इन दोनों को पहले ही उन्होंने इक्विलिब्रियम में रख रखा था। यानी थर्मामीटर की जो स्केल बनी हुई थी ना इस थर्मामीटर की ए की, वो स्केल जो थी वो स्केल लेबोरेटरी में तैयार की गई थी। तो लैब के अंदर उस स्केल को तैयार किया गया था कि भाई इतना अगर टेम्परेचर जैसे मान लो इतना है तो फिर इतना डिग्री आएगा, इतना है तो इतना आएगा। ये पूरी स्केल बनी हुई है, अच्छा, तो ये ए तो और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, राइट। अब क्या किया जाता है कि जैसे जिसको बुखार हुई तो थर्मामीटर को उसकी बॉडी से टच किया जाता है। बॉडी से टच किया, कभी जीभ में लगा देते हैं, कभी या हाथ में लगा देते हैं, थोड़ा सा ऐसे टच करके। तो थर्मामीटर को जो है बॉडी से टच किया जाता है 1 मिनट 1.5 मिनट। तो 1-1.5 मिनट जब टच होता है थर्मामीटर बॉडी से, तो थोड़ी देर के अंदर थर्मामीटर और बॉडी दोनों का टेम्परेचर आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थोड़ी देर बाद में ये ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। अब जब ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए तो हमने थर्मामीटर से बुखार नाप लिया। अब सवाल उठता है कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो बुखार है वो लेबोरेटरी के बुखार से मैच कर रहा है। ये जो थर्मामीटर रीडिंग दे रहा है वो लैब की रीडिंग है एक्चुअल में, क्योंकि वो थर्मामीटर पहले से ही लैब से बैलेंस होकर के आया हुआ है, राइट। दिस इज दी
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कोई जोरदार बात नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल सी बातें हैं, है ना। अब देखिए आपको मैंने आज एक फॉर्मूला चार्ट भेज रखा है, तो देखो फॉर्मूला चार्ट में आप लोग जो है ना पेज नंबर 3 पर आ जाइए। फॉर्मूला चार्ट पर पेज नंबर 3 पर आ जाओ आप। फॉर्मूला चार्ट मैंने आज आपको भेजा है। जब आप इस फॉर्मूला चार्ट को खोलेंगे ना, देखिए फर्स्ट स्टेज पर क्या होगा, एक मिनट देखो, एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट। फॉर्मूला चार्ट जब आज आपको मैंने भेजा है, देखिए फॉर्मूला चार्ट को आप जब सबसे पहले खोलेंगे तो हीट ट्रांसफर दिखेगा आपको, चैप्टर ए, है ना। हाँ, तो इसको हीट ट्रांसफर को मैं थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। पहले टेम्परेचर के बारे में पढ़ा देते हैं, हीट ट्रांसफर उससे आसान हो जाएगा, है ना। आपकी जो बुक्स है उसमें ये उल्टा दिया हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दे रखा है तो हम जरा आ जाते हैं पेज नंबर 3 पर। देखिए जो आपको फॉर्मूला चार्ट मैंने आज भेजा है उसका पेज नंबर 1 जो है वो आपका हीट ट्रांसफर का पेज है, 2 भी हीट ट्रांसफर है। तीसरे वाले पर देखो थर्मामीटर, थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री है। तो देखो इसमें टेम्परेचर के बारे में बातें हो रही हैं, है ना। तो आप इस फॉर्मूला चार्ट को देखिए, इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो नोट डाउन फ्यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, है ना, फ्यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसको याद रखना है बेटा, ये बातें जो है ना ये याद रखने की बातें हैं, फ्यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये पूछे जाते हैं सवाल और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फ्यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो पेज नंबर 3 पर आ जाइए आप फॉर्मूला चार्ट के, जो मैंने आज भेजा है। 1 और 2 को बाद में करेंगे अपन डिस्कस। देखिए पेज नंबर 3 पर जब आपका फॉर्मूला चार्ट आप खोलते हैं तो सबसे पहले इस फॉर्मूला चार्ट में आपको दिखाई देता है, वो तो मैंने आपको बता दी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया अभी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी बता दी, ट्रांसलेशनल वो भी बता दिया मैंने आपको, थर्मल ये भी बता दिया। हाँ, मिनिमम लो टेम्परेचर, सबसे पहली बात मिनिमम लो टेम्परेचर। हमारी यूनिवर्स के अंदर 0 केल्विन से नीचे का टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है। 0 केल्विन इज द लोवेस्ट टेम्परेचर अवेलेबल। हम जो लैब के अंदर टेम्परेचर मेजर कर पाते हैं ना, लैब के अंदर वो टेम्परेचर मेजर कर पाते हैं 10 की पावर -8 केल्विन से लेकर 10⁸ केल्विन तक। बस दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर एंड दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। हम हमारी लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं इस टेम्परेचर को, है ना। 0 केल्विन कभी भी मेजरेबल टेम्परेचर नहीं है। वी कैन नॉट मेजर दी 0 केल्विन टेम्परेचर बिकॉज दिस इज 0 केल्विन तो मेजर कर ही नहीं पाएंगे हम। 10 की पावर -8 केल्विन तक हम मेजर कर चुके हैं, वो भी बहुत हाई एक्यूरेट लैब के अंदर, है ना। 10⁻⁸ केल्विन इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, ध्यान दीजिए, है ना। देखना एक मिनट, हाँ, तो टेम्परेचर रेंज अचीव्ड इन लेबोरेटरी, देखो आपके उसमें फॉर्मूला चार्ट में लिखा हुआ है 10 की पावर 8 केल्विन से 10 की पावर -8 केल्विन। तो ये लोवेस्ट टेम्परेचर है, ये हाईएस्ट टेम्परेचर लैब के अंदर, और आपका मिनिमम अलाउबल टेम्परेचर ये है। अब अपन बात करेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट। ये आपको याद रखनी है थोड़ी सी बातें, है ना। तो देखो आपका जो फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर 10 है ना, सॉरी पेज नंबर 3, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेज, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेज, नोट करो बेटा इनको, है ना। यस, तो देखिए फॉर्मूला चार्ट का जो पेज नंबर 3 है उसके अंदर ये चीजें हैं। सबसे पहले लिक्विड थर्मामीटर, लिक्विड मर्क्यूरी थर्मामीटर, है ना। लिक्विड मर्क्यूरी थर्मामीटर, मर्क्यूरी मैंने आप जानते हैं, मर्क्यूरी मैंने Hg थर्मामीटर। तो बेटा लिक्विड मर्क्यूरी थर्मामीटर जो है ना वो -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के एक मिनट, थर्मामीटर, हाँ जी, लिक्विड थर्मामीटर। ये जो लिक्विड थर्मामीटर जो है ना वो -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 350 तक, 360 तक भी आप मेजर कर सकते हो, है ना। देखो 350 360 तक भी मेजर कर लेते हैं, इससे कोई ऐसी बात नहीं है ज़्यादा। हाँ, लेकिन 360 के ऊपर फिर ये थोड़ा सा एब्रप्ट बिहेवियर करने लग जाता है। मर्क्यूरी का जो बिहेवियर है ना वो थोड़ा सा नॉन लीनियर हो जाता है बाद में, इसलिए -50 डिग्री सेल्सियस से 350 तक उसका बिहेवियर अप्रोक्सीमेटली लीनियर होता है। यानी
जैसे जैसे गर्म होता है वो फैलता चला जाता है। एक फिर उसके बाद 350 के बाद वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है। तो जैसे मान लो अगर हम बात करें कि इसके ऊपर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें टेम्परेचर में और एक्सपेंशन में, है ना, तो टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस ले लो और 350 ले लो यहाँ पे, है ना, डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप यहाँ पर जो है इसका एक्सपेंशन लेते हैं थर्मामीटर का, सॉरी मर्क्यूरी का, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा आता है। तो ये थोड़ा 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 ऐसा लगता है कि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन बाद में जाकर के ये गड़बड़ाने लग जाता है, बाद में जाकर के ये ऐसा होने लग जाता है, तो थोड़ा सा समस्या खड़ी होने लगती है। फिर हम मेजर नहीं कर पाते ना, एकदम फिर गड़बड़ होने लग जाता है, आपका मेजरमेंट नहीं आएगा सही सही अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो, राइट। गैस थर्मामीटर तो आपका जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है। तो गैस थर्मामीटर में तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, गैस थर्मामीटर के लिए कुछ खास नहीं करते। गैस थर्मामीटर के लिए, गैस थर्मामीटर में अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो चार्ल्स लॉ अप्लाई हो जाता है। प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो V प्रोपोर्शनल टू T आएगा। अब देखो गैस थर्मामीटर का मेजरमेंट की बात बता देता हूं मैं आपको, है ना। हाँ, V प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि V माइनस V1 अपॉन V2 माइनस V1 इट इज इक्वल टू T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। स्केल बन जाता है जी, स्केल बन जाता है। अब आपने जब ऐसे जैसे ये स्केल बना ली तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, स्केल बन जाएगा। अब आप V रखिए T रखिए, अलग अलग आपकी वैल्यू आती चली जाएंगी। तो ये गैस थर्मामीटर हो गया, है ना, है ना। देखिए गैस थर्मामीटर इन्होंने भी यही कहा है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, आप फॉर्मूला चार्ट देखिए, प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर P प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। इसका भी यही आपका रिलेशनशिप आएगा। अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो आपको P, है ना, P माइनस P1, कुछ नहीं वो खास, वो तो मैथमेटिक्स है जी, सिंपल। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए एक, जिससे कि आप अपना मेजरमेंट कंफर्म कर सकें। भाई मैथमेटिक्स तो चाहिए ना अपने को, ऐसे थोड़ी ना, मजाक थोड़ी आप कुछ भी कर लोगे। तो ये आपके टेम्परेचर की बातें हो गई है, राइट। इसमें रेजिस्टेंस थर्मामीटर भी हम लोग काम में लेते हैं। तो देखिए तीसरे टाइप का थर्मामीटर जो है, आपके ये फॉर्मूला चार्ट आप लोग पढ़ लीजिए, रेजिस्टेंस थर्मामीटर। अब रेजिस्टेंस थर्मामीटर में मैं आपको दो बातें बताता हूं। RT इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी, इसके अलावा मैं रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, दोनों एक ही फॉर्मूले एक्चुअल में, है ना। R है रेजिस्टेंस, रो है रेजिस्टिविटी। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, इसमें लिख नहीं रखा फॉर्मूला चार्ट में, कोई बात नहीं, फॉर्मूला चार्ट में नहीं लिख रखा, आप लिख लीजिए। R है रेजिस्टेंस और रो है रेजिस्टिविटी, रो है रेजिस्टिविटी, है ना। हाँ जी, अल्फा को कहते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थोड़ा सा नोट डाउन करिए, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये अल्फा है बेटा, है ना। हाँ, तो ये आपका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, राइट। अच्छा, अब जब थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो देखो इससे टेम्परेचर मेजरमेंट बड़े आराम से हो सकता है। R नॉट क्या है? R नॉट है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और RT है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, एट T डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा, आपको ये चीजें पता लगी गई पहले ही, है ना। अब ये रो क्या है? रो नोट क्या है? रो नोट इज रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड रो टी इज व्हाट? रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस। ये सब चीजें हैं, राइट। आपके पास में ये चीज आ गई। अब जब ये चीज आ गई है ना आपके पास, तो ये आ गया। तो अब देखिए इसमें क्या चीज है, मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूं इसमें कि आप है ना टेम्परेचर को बस एक बार जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस का पता लग गया, आप अल्फा आपको पता रहता है हर चीज का, मटेरियल की लिस्ट बनी हुई है, सारे अल्फा की पता है। जैसे अलग अलग जो रेजिस्टेंस के मटेरियल हैं, मेटल्स जो हैं, उनकी सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, तो वो आपके पास में बना हुआ है, आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो होता है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो होता है, इसमें जो टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है वो देखिए किस रेंज तक होता है ना, 200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर और जर्मेनियम
रेजिस्टेंस थर्मामीटर बहुत कम अगर टेम्परेचर नापना हो तो वो काम में लेते हैं। तो देखो ये आपको नोट करके रखना चाहिए, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। कोई कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, लेकिन स्कूल वाले पूछ लेंगे। ध्यान दो, स्कूल में आपके जो टीचर है ना वो पूछ सकते हैं प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर की रेंज बताइए, राइट डाउन द रेंज ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट फॉर प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। बोल दिया, स्कूल वाले हैं ना वो बोल देंगे, कंपटीशन में नहीं आएगा। कंपटीशन में क्या है कि ज़्यादातर लॉजिक बेस्ड चीज़ें आती हैं। 1200 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये जो है दूसरा वाला जो है लोअर टेम्परेचर के लिए जर्मेनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, है ना, जर्मेनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, जर्मेनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। इसको जो है ना 4 केल्विन से लेके 77 केल्विन तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये जर्मेनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। अच्छा, थर्मोकपल जो है ये एक मेजरमेंट का जो है ना एक मेथड है टेम्परेचर मेजरमेंट का, ये भी यूज में लिया जाता है। थर्मोकपल में क्या होता है कि हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट के दो एंड्स को हम दो अलग अलग टेम्परेचर वाले लिक्विड में रख देते हैं। जैसे एक को मान लो, एक एंड को हमने रख दिया आइस के अंदर, एक को रख दिया बॉइलिंग वाटर में, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेजरमेंट के काम आता है टेम्परेचर के। तो थर्मोकपल से जो मेजरमेंट होता है ना, सीबेक इफेक्ट है वो, उसका नाम सीबेक इफेक्ट है। उससे 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस क्या 20 डिग्री सेल्सियस से भी हो जाता है, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरे को लगता है 1 0 गलत लग गया, है ना। ध्यान दो, 200 डिग्री सेल्सियस नहीं 20 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाता है वो काम। आइस पर भी हो जाता है जी, आइस पॉइंट पे काम करना चालू कर देता है। तो ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा हो सकता है गलत हो गया हो, है ना। इसको 1600 डिग्री सेल्सियस तक तो सही है, ये मेजर करता है, राइट। इसके बाद में पायरोमीटर, जैसे सूरज का टेम्परेचर नापना है तो वहाँ पायरोमीटर आ जाएगा। स्टीफेंस लॉ काम में आता है पायरोमीटर, ये भी टेम्परेचर मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट है। पायरोमीटर क्या है कि जैसे सूरज का टेम्परेचर नापना है, किसी तारे का टेम्परेचर नापना है, तो वहाँ पे पायरोमीटर काम में लिया जाता है। तो इसके लिए स्टीफेंस लॉ मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा शायद अगले लेक्चर में या उसके अगले लेक्चर में, है ना। दूसरे या तीसरे लेक्चर में स्टीफेंस लॉ पढ़ाएंगे। ये यूज में लिया जाता है बेस्ड ऑन स्टीफेंस लॉ, बेस्ड ऑन स्टीफेंस लॉ। इससे टेम्परेचर मेजर करना है तो साहब 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही नापा जाएगा ये, और ये 10⁸ केल्विन तक नाप सकते हैं। हाईएस्ट मतलब कि अगर हायर टेम्परेचर नापना है तो पायरोमीटर काम में लेते हैं। पायरोमीटर से बहुत बड़े बड़े टेम्परेचर नाप लेते हैं। सूरज का टेम्परेचर नापना है पायरोमीटर से नापेंगे, किसी स्टार का टेम्परेचर नापना है पायरोमीटर से नापेंगे। अब आप कहोगे सर ये क्या है, सूरज का टेम्परेचर हम पायरोमीटर से नापेंगे, क्या सूरज के पास जाएंगे? हैं? नहीं, आप यहाँ बैठे बैठे पायरोमीटर से सूरज का टेम्परेचर नाप सकते हो, है ना। पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप किसी भी तारे का टेम्परेचर यहाँ धरती माता पे बैठे बैठे नाप सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। हम आपको बताएंगे स्टीफेंस लॉ के अंदर कि हाउ कैन यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन, हाउ कैन यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट स्टार, तो वो हम बता देंगे आपको, राइट। वो ये है। तो देखिए आपका जो ये जो मैंने आपको भेजा है ना फॉर्मूला चार्ट, इसके जो पेज नंबर 3 पर है, आप यहाँ तक आ गए हैं पायरोमीटर तक। थर्मामीटर्स की ये 5 टाइप के थर्मामीटर्स हैं आपको, है ना। इनको नोट करिए आप, 5 टाइप के थर्मामीटर। सबसे पहले लिक्विड मर्करी थर्मामीटर दे रखा है -50 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। गैस थर्मामीटर दे रखा है P = K V प्रोपोर्शनल टू T, V = K P प्रोपोर्शनल टू T, राइट। रेजिस्टेंस थर्मामीटर दे रखा है RT = R0 1 + α_T। इसमें आपको जो है ना बता दिया अल्फा क्या है, R0 क्या है, T क्या है ना। मैंने इसका एक फॉर्मूला और बता दिया है आपको जो फॉर्मूला चार्ट में नहीं है। एक्चुअली फॉर्मूला चार्ट जो होता है ना वो क्रक्स होता है, डिटेल तो जो है ना फॉर्मूला चार्ट में नहीं आ सकती, उसके लिए तो हमारे को लेक्चर में ही लेना पड़ता है ना डिटेल तो बेटा। तो ये बात है। थर्मोकपल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द सीबेक इफेक्ट। तो सीबेक इफेक्ट हो सका तो मैं आपको 12th क्लास में पढ़ाऊंगा, 99% चांस है कि मैं पढ़ाऊंगा। वैसे सीबेक इफेक्ट आपके कोर्स में नहीं है ना, लेकिन फिर भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 12th में पढ़ाएंगे, ठीक है। पायरोमीटर जो है ये आपको काम में लेना है। पायरोहीलियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर सन्स टेम्परेचर। एक्चुअली में कुछ नहीं है उसके अंदर,
हीलियोमीटर वगैरह कुछ नहीं, वो एक्चुअल में पता है क्या, पायरोमीटर बेस्ड है एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पता है कि जो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था आपने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री वाले सर ने जरूर पढ़ाया होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप पढ़ते थे लाइमैन, बामेर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सब लाइंस, ये क्या थी, ये सब टेम्परेचर मेजरमेंट के ही वो है कि कितना टेम्परेचर वहां जा सकता है। तो उस रेंज को हम मेजर करेंगे स्टीफेंस लॉ को काम में लेकर के। तो हीलियम का यूज करेंगे तो हमारे पास में वो आ जाएगा, सन का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सन में जो एनर्जी का सोर्स है वो हीलियम ही है, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन ही है। चलिए अब हम बात करेंगे टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर स्केल्स के लिए हम प्लान करते हैं टेम्परेचर स्केल्स, है ना। आप इसको समझने की कोशिश करें टेम्परेचर स्केल्स को। 5 तरह के टेम्परेचर स्केल्स जो है ना काम में है। तो सबसे पहला डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, देखो बेटा डिग्री सेल्सियस में क्या होता है। डिग्री सेल्सियस जो स्केल है इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आइस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसे कहते हैं आइस पॉइंट, आइस पॉइंट दैट इज 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो अब क्या करते हैं हम, ये जो पहले टेम्परेचर स्केल जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्केल है, इसमें क्या किया हमने, आइस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस माना, बॉइलिंग पॉइंट को कितना माना, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपको एक स्केल बनानी है, तो स्केल में क्या है, जैसे आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस पॉइंट ले लिया और उसको ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस, आप 0 से लेकर 100 तक की स्केल बना लो, आपका काम चलता रहेगा। तो मेजरमेंट मिल गया ना आपको। तो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर है। अच्छा, नंबर 2 जो है वो है केल्विन, केल्विन या एब्सोल्यूट स्केल, केल्विन या एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल। तो एब्सोल्यूट स्केल में केल्विन जो है ना, इसमें डिग्री नहीं लगाते क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्केल होता है ना। ये हमारा क्या होता है C+273.15, ध्यान दीजिए C+273.15। इसके अंदर जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट को मैं लिखता हूं FP, F माने फ्रीजिंग, P माने पॉइंट, है ना। आइस पॉइंट बोलते हैं इसको, आइस पॉइंट बोलते हैं। अब ये जो आइस पॉइंट होता है ना, ये होता है 0 यानी कि 273.15 केल्विन। एक मिनट जरा, एक मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। तो ये आपका जो है ना केल्विन जो है C+ ये होता है आइस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर, और बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे पानी उबलता है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका जो होता है ये होता है 373.15 केल्विन, राइट। ओके, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ जो हो सकता है आपके दिमाग में ना हो, वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बस ऐसे बता देना चाहता हूँ, मन में आ गई बताने की, इसलिए बता देते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है ना, ये बड़ी जोरदार चीज़ है। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, एटमॉस्फेयर में वाटर जो है ना, इसका एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पर वेपर भी पाया जाता है, आइस भी पाई जाती है और पानी भी पाया जाता है, तीनों एक साथ मिलते हैं। वो है 0.01 डिग्री सेल्सियस, 0.01 डिग्री सेल्सियस, और वो है 273.16 केल्विन। ये ध्यान रखना, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है और ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, धरती माता के ऊपर पाया जाता है, जहां हम जिंदगी जीते हैं वहां पाया जाता है। आपके घर में रोज पाया जाता है ना। आप फ्रिज में बर्फ जमाइए, जमा दिए, बर्फ जमा दिए, अब आप उसको थोड़ा सा निकाल करके बाहर रख दो, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि उस बर्फ में से जो है ना कुछ उड़ता उड़ता सा इवापोरेशन हो रहा है।
ये जो इवापोरेशन, ये पता है कुछ नहीं है एक्चुअल में। आपकी जो वो है ना, क्या बोलते हैं, जो बर्फ है वहां पर 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट हो चुका है। आपको पता नहीं लग रहा, वो एक अलग बात है, आप मेजर नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है ना, बट हो चुका है वहां पर। अब वो 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हो चुका है, दैट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और वो एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर पानी की तीनों स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर, तीनों स्टेट अवेलेबल है वहां पे। तो इसे कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। ये आपका जो है एब्सोल्यूट स्केल का मेजरमेंट है, एब्सोल्यूट स्केल इसे कहते हैं, ऐसा यूनिट, और ये आपकी डिग्री सेल्सियस है। तीसरी जो चीज है वो स्केल है फॉरेनहाइट, डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री फॉरेनहाइट। अब देखिए डिग्री फॉरेनहाइट जो है ना स्केल, इसमें आपका सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन कर देता हूं मैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन कर देता हूं। तो ये आइस पॉइंट है, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, आइस पॉइंट जो है, इसको जो हमारा ये आता है ना इसके अंदर, वो आता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट, नहीं सॉरी 32 डिग्री फॉरेनहाइट, 32 डिग्री फॉरेनहाइट है ना। और बॉइलिंग पॉइंट जो आता है इसके अंदर पानी का, वो आता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट। अब आप यहां चेक करेंगे ना, तो देखो, सुनो मेरी बात सुनो, यहां देखो आपके 0 से लेके 100 तक का गैप था, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में कितना गैप था, 100 का। यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में कितना गैप था, 100 का। यहां फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में कितना गैप है, 180 का गैप है, गैप। फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये आपके 180 डिग्री का डिफरेंस है यहां पे, है ना। चौथी जो स्केल है उसको मैं कहता हूं ब्रिटिश एब्सोल्यूट, दैट इज रैंकिन स्केल, ब्रिटिश एब्सोल्यूट, ब्रिटिश एब्सोल्यूट, दैट इज रैंकिन स्केल, रैंकिन स्केल। अब ये रैंकिन स्केल जो है ना बेटा, इसमें क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है और बॉइलिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका आता है ना उसमें, वो आता है 492 रैंकिन, नॉट डिग्री। इट इज, इसे ब्रिटिश एब्सोल्यूट होता है, आप वहां पे काम में लेते हैं, ब्रिटिश वाले, ब्रिटिशर्स जो है ना वो काम में लेते हैं। और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट आता है इसके अंदर, है ना, वो आता है 672, 672 रैंकिन। देखना जरा, डिफरेंस 180 आ रहा है ना, 492 एंड 672, हाँ 460 का ऐड होता है इसके अंदर। ध्यान दीजिए, इसके अंदर फॉर्मूला होता है R = F + 460, F + 460। तो आपकी जो F का मेजरमेंट है उसमें 460 आप ऐड कर दीजिए, तो रैंकिन स्केल आ जाएगा। केल्विन स्केल कैसे आया था, आपने C के अंदर 273.15 को ऐड किया था, राइट। एक स्केल और है जिसको कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन आजकल उसका यूज बहुत कम किया जाता है, दैट इज र्यूमर स्केल, र्यूमर स्केल। और ये डिग्री र्यूमर है एक्चुअल में, है ना। हाँ, तो डिग्री र्यूमर है बेटा, डिग्री र्यूमर, है ना। इसके लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है जिस पर आइस जम जाती है, वो है 0 डिग्री र्यूमर, 0 डिग्री र्यूमर। और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाता है 80 डिग्री र्यूमर। अब देखो यहां पे 100 का डिफरेंस आया है, 100 का डिफरेंस आया है, राइट। अब मैं अगर आपको सारे स्केल्स का एक रिलेशन दूं, सिंपल सिंपल सा रिलेशन, तो देखो बहुत सिंपल सा रिलेशन आ रहा है हमारे पास सारे स्केल्स का। क्या? डिफरेंस रिलेशनशिप, डिफरेंस रिलेशनशिप, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है बेटा निकल करके। अब बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू कितना आ रहा है, 100 केल्विन के बराबर आ रहा है, केल्विन के बराबर। और ये बराबर आ रहा है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के।
180 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और ये बराबर आ रहा है 180 रैंकिन के। डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और वो आ रहा है 80 डिग्री र्यूमर के, राइट। अब अगर मैं इनके अंदर आपस में रिलेशनशिप की बात करूं तो बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप है। देखिए, आप पहला रिलेशनशिप तो लिख दीजिए, केल्विन इक्वल टू सी प्लस 273.15, ये आपका केल्विन का रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन आप लिख दीजिए C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अब सवाल ये उठता है, ये रिलेशन ऐसे क्यों लिखा गया है, ऐसा क्यों लिखा गया है? देखो, सबसे पहली बात तो आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दे रही है, राइट। दूसरी चीज मैं आपको और दिखा दूं, मैं दिखा रहा हूं, दूसरी चीज मैं दिखा रहा हूं, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, वो 32 डिग्री के बराबर है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वहां पर है। तो अब देखिए, बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि 0 डिग्री सेल्सियस आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है ना। तो अब इसको, और वहां पे रिलेशन आ रहा है कितना, 180 का डिफरेंस बराबर 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 को तो हम 100 के बराबर कर देंगे, 180 को तो हम किसके बराबर कर देंगे, 100 के बराबर कर देंगे। लेकिन F माइनस 32, इसके पीछे कारण है कि वो 32 का जो है ना 0 पर, वो हमें लेना पड़ेगा अकाउंट में, नहीं तो हमारी गलती आएगी रीडिंग। अब देखो, हमारी रीडिंग सही है, इसका क्या मेजर, क्या पता लग रहा है इसका, हम इसको जो हमने ये बनाया है फॉर्मूला, ये एकदम सही बनाया है फॉर्मूला। इसकी क्या गारंटी, आप ऐसा करो, जो है ना C को 0 लिख दो। देखो, लिखो C को 0, लिखो C को 0, तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका F कितना आता है, 32 आ जाता है। देखो, लिखो इसमें फॉर्मूले में 0 लिखो। अच्छा, 100 डिग्री सेल्सियस लिखो जरा इस फॉर्मूले में, कितना आएगा, लिखो एक बार लिख के तो देखो 100 यार, लिख के तो देखो, लिखने में क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा, लिखो लिखो 100, हाँ 100 लिखो, फिर 29 से मल्टीप्लाई करोगे, 29 से मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा, 32 से जाएगा, अब आपके F कितना आ जाएगा, 212 केल्विन आ जाएगा, और डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। आप देखिए एकदम सही आ रही है ना कैलकुलेशन, वो इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसा बनाया गया है, राइट। अब देखिए, ये चीज़ हो गई अपनी। अब आप कुछ भी निकालो, जैसे आपको सेल्सियस पर कोई वैल्यू दे रखी है, उसकी आप F पर निकाल दो, F पर कुछ वैल्यू दे रखी है, उसकी C पर निकाल दो, मर्जी है आपकी, है ना। चलिए, तीसरी बात है R इक्वल टू F प्लस 460, और चौथी बात है आपकी डिग्री र्यूमर, है ना। हाँ, तो देखिए, ये है C/5 इक्वल टू र्यूमर अपॉन 4, ये आपका रिलेशन है। क्योंकि वहां देखो 100 डिग्री सेल्सियस का गैप था, वहां 80 डिग्री सेल्सियस का गैप है, तो जो यहां 100 का है वो वहां 80 का होना चाहिए, राइट। ये आप देखो, एक बार देखिए आप अपना फॉर्मूला चार्ट में देखो, ये टेम्परेचर स्केल्स में आप देखिए यही रिलेशनशिप दे रखा है, हालांकि डिटेल उतनी नहीं दी हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला चार्ट में डिटेल नहीं दी जाती है, फॉर्मूला चार्ट में क्रक्स दिया जाता है ना। डिटेल तो फिर अपना लेक्चर है ना, उसमें होती है, तो डिटेल्स में देखिए नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला चार्ट में सब बता रखा है। आप देखो, टेम्परेचर स्केल्स देखिए पेज नंबर 3 पर, जो मैंने आपको भेजा है आज, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री, देखो केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगाया गया है, सेल्सियस पर डिग्री लगाया गया है, फ़ारेनहाइट पर डिग्री लगाया है, रैंकिन पर डिग्री नहीं लगाया है, र्यूमर पर डिग्री लगाया है ना। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस को कहा गया है 273.15, जैसा कि हमने कहा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया गया है, ये बताया गया है, और इसको 0 डिग्री र्यूमर भी बताया गया है। 100 डिग्री सेल्सियस को भी बता दिया सारे स्केल्स में। हाँ, ये देखो, ये बड़ा अच्छा है। तो मैंने वैसे हालांकि अलग अलग बताया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, है ना। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट जो है, सारे फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट को मैं लिखूंगा क्या क्या, फ्रीजिंग पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273.15 केल्विन, है ना, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये आ गया। रैंकिन के अंदर आप लिख दीजिए 492 रैंकिन, और इसको लिख दीजिए आप 0 डिग्री र्यूमर,
ये लिख दीजिए, ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट को देखो आप 100 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, इसको लिख देंगे आप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको लिख देंगे आप 373.15 केल्विन, है ना। इसको लिख देंगे आप 672 रैंकिन, इसको लिख देंगे आप 80 डिग्री न्यूमर। ये बात है, बस ये आपका स्केल बन गए सारे के सारे, राइट। अच्छा जी, तो ये आपके टेम्परेचर स्केल्स की सारी बातें पूरी हो गई। R = F + 460 है। अब मैं बात करूंगा थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन, देखो बेटा, ये थर्मल एक्सपेंशन जो नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। थर्मल एक्सपेंशन, आप इस बात को समझने की कोशिश करें, थर्मल एक्सपेंशन वाली बात। किसी भी चीज को जब गर्म करते हैं तो एक्सपेंशन होता है। आप एल्यूमिनियम की एक शीट ले लो, उसको गर्म करो, एक्सपेंशन होगा। रॉड ले लो, उसको गर्म करो, एक्सपेंशन होगा। स्टील में भी एक्सपेंशन होगा, कॉपर में भी एक्सपेंशन होता है, सब में एक्सपेंशन होता है। सब मटेरियल्स में थर्मल एक्सपेंशन होता है, राइट। अच्छा, एक दिन मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि साहब रबर में तो नहीं होता। अरे रबर डिस्ट्रॉय हो जाता है भैया, खत्म। अब जो चीज़ खत्म हो गई, आपने रबर को गर्म किया और वो रबर ही खत्म हो गया। आप उसको रबर को वैसे गर्म मत करो सीधे। अब आपने जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने रबर को गर्म किया, हाई टेम्परेचर पर डाल दिया, तो वो तो खत्म, डेथ हो गई। अब वो बचा ही नहीं, तो काय का एक्सपेंशन होगा? बचना तो चाहिए ना एक्सपेंशन के लिए। तो आप क्या करें कि अगर रबर को आपको एक्सपेंड करना है तो आप रबर को धीरे 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 करके हाई टेम्परेचर पर ले जाइए। जैसे आप एक रबर खरीदिए, सर्दियों में उसको मेजरमेंट करो आप स्क्रू गेज से, वर्नियर कैलिपर से, तो रबर को आपने सर्दी में मेजर कर लिया। अब आप उसको जो है ना जून के अंदर मेजर करो, तो आपको पता लग गया ना एक्सपेंशन हुआ। हाँ, बड़ी जोरदार बात है ये, बड़ी जोर। एक बार मतलब अब ये बच्चे हैं ना, तो बच्चे कह देते हैं सर रबर को मैंने है ना गर्म करने की कोशिश की थी, जल गया वो तो खत्म। खत्म तो फिर तुमने काम ही ऐसा किया है भाई। एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब टेम्परेचर बढ़ाइए और वो एक्सपेंड होगा, अगर जिंदा रहा तो। अब मुर्दा हो गया, कहेगा एक्सपेंशन है। तो थर्मल एक्सपेंशन के लिए रबर को आप क्या करो, आज जैसे आप रबर का एक पीस खरीदिए बाजार से, उसको आप मेजर कर लीजिए, उसकी थिकनेस वगैरह, वॉल्यूम मेजर कर लीजिए, है ना। आज रबर का वॉल्यूम आप आराम से मेजर कर सकते हो। हाँ, वॉल्यूम मेजर करना बड़ा आसान है रबर का। देखिए कैसे आप रबर का वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। आप जो है ना पानी ले लीजिए एक बर्तन में, हैं, और पानी लेकर के और उसके अंदर जो है ना आप रबर के अंदर कुछ तार लपेट दो, भारी सा, मतलब भारी तार लपेट दो मेटल का, जिससे कि वो डूबे पानी के अंदर। तो एक गिलास में आप पानी ले लीजिए और आप जब उसमें रबर का पीस नहीं डाला है तब आप उसका मेजरमेंट कर लो, फिर उसमें रबर डाल के फिर उसका मेजरमेंट कर लो। कर लिया, आज आप डेटा लेकर के रख लीजिए, फिर जून में आप बात करिए, है ना। तो जून में रबर जिंदा रहेगा, क्योंकि रबर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा है ना। आपने एकदम से उसको 44 डिग्री पर डाल नहीं दिया। वैसे आप उसको एकदम से भी 44 डिग्री पर डालोगे तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बस ऐसा मत कर देना कि वो, तो आप समझिए थर्मल एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं हम। लेंथ एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, तीनों बातें करूंगा। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, देखो बड़ा, लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है, एक रॉड होती है और उसकी लेंथ बढ़ जाती है अगर आप उसे गर्म करेंगे तो फॉर्मूला इसका बड़ा सिंपल सा है, LT = L01 + अल्फा टी, है ना। L0 को क्या कहते हैं, लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। LT को क्या कहेंगे, लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस, राइट। ओके, ये LT = ये आ गया। अल्फा को कहते हैं थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखना अल्फा का नाम देखना, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये बेटा अल्फा है। आप बात को समझिए। अब जब ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, तो मैं इसको थोड़ा सा इक्वेशन को देखो अरेंज करके लिख रहा हूं, L0 अल्फा टी। तो बेटा मैं कहूंगा LT, एक मिनट, मैं कहूंगा LT माइनस L0 = L0 अल्फा टी। तो कितना आ जाएगा ये, डेल्टा L
डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ अपॉन एल नॉट, इट इज अल्फा टी। ये आ गया आपका, ठीक है, ये आपका अल्फा टी आ गया। तो ये जो है ना, इसको अल्फा कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी अल्फा की, जरा यूनिट बताना अल्फा की। देखो अल्फा की यूनिट आप यहां देखिए, टेम्परेचर चेंज है ये टेम्परेचर चेंज, ये डेल्टा एल अपॉन एल नॉट है। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो अल्फा की यूनिट क्या हो गई सोचो, क्योंकि डेल्टा एल अपॉन एल नॉट की तो कोई यूनिट ही नहीं है, इसकी यूनिट हो गई है पर डिग्री सेल्सियस, बस यही इसकी यूनिट है। अल्फा की यूनिट क्या है, पर डिग्री सेल्सियस। ये लीनियर एक्सपेंशन की बात हुई है, हर चीज एक्सपेंड होगी लीनियरली, राइट। हर मटेरियल का अल्फा अलग अलग होता है, इसकी टेबल बनी हुई है, वैल्यूज आपको दिया हुआ है। स्टील का अल्फा अलग होता है, कॉपर का अल्फा अलग होता है, एल्यूमिनियम का अल्फा अलग होता है, सबका अल्फा अलग अलग होता है। वो आपको दिया जाएगा जब भी कभी कोई सवाल पूछा जाएगा। सवाल बड़ा सिंपल पूछा जाएगा, आपको किसी टेम्परेचर पर लेंथ दे दी जाएगी, किसी टेम्परेचर पर दूसरी लेंथ दे दी जाएगी, आपको अल्फा पूछा जाएगा, या अल्फा दे दिया जाएगा, एक लेंथ दे दी जाएगी, दूसरे टेम्परेचर पर पूछा जाएगा। कर लेना यार, अब आप लोग इतने एक्सपर्ट हो गए, मेरे पास पढ़ते पढ़ते इतने दिन हो गए ना, तो एक्सपर्ट हो ही जाते हैं सब। हाँ, नंबर 2 भैया, जिसको 6, 7, 8 महीने मेरे पास पढ़ते हुए हो जाते हैं ना, वो होशियार हो जाता है। न होता है तो बना देता हूँ, तो वो तो बन ही गए तुम होशियार। तो अब देखो एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं इसको, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो देखिए कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, कोई जोरदार बात नहीं है। ए एरिया एट टी डिग्री सेल्सियस, एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस बीटा टी, बीटा टी। देखो अब मैं यहां लिखना नहीं चाहता, एरिया ए नॉट इज व्हाट, एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस, ए टी इज व्हाट, एरिया एट टी डिग्री सेल्सियस, बीटा इज व्हाट, बीटा इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। देखो बीटा इज व्हाट, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब देखो इसको अगर हम चेक करते हैं ना, तो वही बात, वापस से वही बात करूंगा मैं, कोई खास दमदार बात नहीं है। AT माइनस ए नॉट इक्वल टू अपॉन ए नॉट इक्वल टू बीटा टी। चेक करो आप, इसको मैं कह दूंगा डेल्टा ए अपॉन ए नॉट, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट, राइट। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि बीटा की यूनिट क्या आ जाएगी, बीटा की यूनिट आ जाएगी पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। देखो मैंने आपको यूनिट डायमेंशंस एंड एरर्स जो पढ़ाया था, एरर्स पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एरिया इक्वल टू, मैंने आपको बताया था एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, पता था ना, एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर बताया था। तो अब एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर बताया था, मैंने आपको ये बताया था डेल्टा ए अपॉन ए इट इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा एल अपॉन एल, ये भी बताया था ना एरिया के बारे में। तो आज उसी कंसेप्ट का हम उपयोग लेकर के यहां कह रहे हैं बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल्फा, है ना। अब देखो ये डेल्टा ए अपॉन ए नोट है, डेल्टा ए अपॉन ए नोट है, ये बीटा टी है। डेल्टा एल अपॉन एल नोट क्या था, तो सोचो आप, इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे ना हम, तो ए इक्वल टू एल स्क्वायर, तो मैं कह दूंगा डेल्टा ए अपॉन ए नोट, है ना। फालतू की बातें हैं जी, कोई दमदार बात नहीं है। एल नोट, इसको क्या बोल दिया 2 अल्फा टी, और इसको क्या बोल दिया बीटा टी, अभी अभी बोला। तो बीटा कितना आ गया, बीटा इक्वल टू आ गया ट्वाइस एल्फा। ये जोरदार बात है, बीटा बराबर ट्वाइस एल्फा होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल्फा इज बीटा, राइट। चलिए अब वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं हम जरा। तीसरे नंबर पर किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेंगे। यार ये पता नहीं इसमें, चलिए जी तीसरा नंबर है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन कुछ नहीं, वही कहानी पुरानी, कोई नई बात तो है नहीं, 1 प्लस गामा टी, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया है। और वही बात, अब आप सोचो गामा की यूनिट क्या आएगी, वही आएगी गामा की यूनिट, पर डिग्री सेल्सियस गामा की यूनिट आएगी। अब आप बात को समझने की कोशिश करें जरा कि इसमें क्या क्या है।
तो मैं कहूंगा इसको कि जो है ना डेल्टा वी अपॉन वी नॉट इट इज इक्वल टू गामा टी, ये आएगा। और ये हमेशा 3 अल्फा टी के बराबर आएगा, यानी कि गामा बराबर 3 अल्फा होगा। एक्चुअली v प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब होता है ना, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब, तो डेल्टा v अपॉन वी इज 3 डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल को आप अल्फा बोलोगे, बस हो गया, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, राइट। ये सब चीजें आपकी वॉल्यूम एक्सपेंशन की हो गई। देखिए आप अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए, है ना, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको बता दिया। अच्छा एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है कि कोई एक बॉडी होती है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, कभी कभी एक बॉडी होती है वो एक्स डायरेक्शन में अलग फैलती है, वाई डायरेक्शन में अलग तरह से फैलती है, जेड डायरेक्शन में अलग तरह से फैलती है। तो अब देखो किसी बॉडी का मान लो ऐसा बॉडी है कोई, है ना, अब सोचो इसका एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में जो है ना अल्फा एक्स हो, और वाई डायरेक्शन में अल्फा वाई हो, लीनियर कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लीनियर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और जेड डायरेक्शन में जेड हो, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर मैं बताऊं आपका वॉल्यूम क्या होगा, गामा होगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। बात बड़ी सिंपल सी है, जैसे मान लो आपके पास में कोई बॉडी है, वॉल्यूम चाहिए तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है। अच्छा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, तो डेल्टा वी अपॉन वी क्या आएगा बताओ, सोचो जरा, डेल्टा वी अपॉन वी आएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा ब्रेड्थ अपॉन ब्रेड्थ प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना। अब ये अगर एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, अगर इसका मान लो आपको गामा दे रखा है पूरा, तो ये आपका अल्फा एक्स डायरेक्शन का आ जाएगा, ये आपका अल्फा वाई डायरेक्शन का आ जाएगा, ये अल्फा जेड डायरेक्शन का आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। देखिए आपका फॉर्मूला चार्ट देखिए, मैंने टेम्परेचर स्केल बता दिया है, थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर एक्सपेंशन आपको बता दिया, एरिया एक्सपेंशन आपको बता दिया, और जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको बता दिया। रेजिस्टेंस का तो आपको डिस्कस कर ही चुके, तो वो कोई बात है नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, और वो एक्चुअली क्या है तो सिंपल सी बात, लेकिन वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है ना। बेंडिंग ऑफ बाई मेटेलिक सीट में हम बात करते हैं बेंडिंग की। तो देखो एक बाई मेटेलिक सीट है बेटा, जिसमें 2 मेटल है, एक मेटल वो है जिसका अल्फा कम है, और एक मेटल वो है जिसका अल्फा ज़्यादा है। तो देखो ये आपके मान लो एक सीट हमने बनाई है, मेटल की सीट है, ठीक है बेटा। इधर हम बना देते हैं स्टील की सीट, है ना। तो देखो मैं यहाँ पर एक सीट बना रहा हूँ स्टील की, इधर वाली सीट जो है ना स्टील की सीट बना देते हैं हम, या चलो इधर वाली कॉपर की बना देते हैं ना। इधर वाली जो सीट है वो कॉपर की है, ब्लैक माने कॉपर, ये कॉपर है जी, ये कॉपर है ना। तो एक स्टील का टुकड़ा था, एक कॉपर का था, दोनों को मैच करा के, दोनों को बिठा करके क्या बना दिया हमने, वो बना दिया, एक सीट बना दी। स्टील वाली वाइट है, जो जिसपे कोई कलर नहीं भरा है वो स्टील वाली है, जिसमें ये ब्लैक कलर भर दिया वो क्या है, बेटा, वो है कॉपर की, मान लो ऐसा है। अब कॉपर क्या होता है कि गर्म होकर के ज़्यादा फैलता है, स्टील कम फैलता है, तो मैं कहूँगा स्टील का अल्फा कम होता है और कॉपर का अल्फा ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिए, अल्फा ऑफ स्टील इज लेस देन अल्फा ऑफ कॉपर ज़्यादा फैल जाता है जी, और स्टील कम फैलता है, यानी स्टील तो फैलने के लिए तैयार नहीं है और कॉपर फैलने के लिए तैयार है। अब गेम क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने कॉपर की प्लेट और स्टील की प्लेट को वेल्ड कर दिया, यहाँ पे वेल्डिंग कर दीजिए, कोई इधर उधर जा नहीं सकता। अब बताओ क्या होगा आपका हाल, सोचो। स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग की है साहब, आपकी है, अपन ने करी ना वेल्डिंग यार, अपनी वेल्डिंग अपन जब करते हैं तो वेल्डिंग भी यार जोरदार करते हैं, फिर फिक्स कर दिया, अभी ले गई नहीं आपस में, लेकिन गर्म कर रहे हो बिल्कुल जोर से। अब गर्म करोगे तो क्या होगा सोचो, स्टील तो फैलेगा नहीं, कम फैलेगा तो सही, गर्म करने से स्टील फैलेगा तो सही है, लेकिन एक्सपेंशन कम होगा, और कॉपर का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। तो जब ये ज़्यादा होगा तो पता है क्या होगा, ये ज़्यादा फैल गया, ये कम फैला, तो ये टर्न कर जाएगा ऐसे, मतलब आप समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा, ये इस तरह से टर्न कर जाएगा।
जिसमें ये कॉपर वाला बाहर रहेगा और स्टील वाला अंदर रहेगा। ये बात ध्यान रखना। कारण कि स्टील में उतना हो नहीं रहा ना, स्टील थोड़ा सा उतना फैल नहीं रहा है, कॉपर ज़्यादा फैल रहा है। जो फैलेगा ज़्यादा वो बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से अल्फा स्टील इज लेस देन अल्फा कॉपर। ठीक है बेटा। चलिए अब एक देखो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला चार्ट है ना, यहाँ पे बहुत ही जोरदार बात है, एक रीडिंग बाय मेटेलिक मीटर स्केल। गड़बड़। अब जैसे मेटेलिक मीटर स्केल जो होती है ना, इसको जनरली 4 डिग्री सेल्सियस पर कैलिब्रेट किया जाता है लैब के अंदर, है ना। तो जैसे ये आपका मान लो एक मेटल स्केल है, मेटल स्केल। अब मान लो इसको लेबोरेटरी में, जैसे इंडियन लेबोरेटरी में आजकल जो है ना, इंडिया की लेबोरेटरी में 27 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर इंडिया में ये है। वो फॉरेन कंट्रीज वगैरह जो हैं वहाँ पर वो 4 डिग्री सेल्सियस पे करते थे। आजकल इंडिया वाले जो है ना अपना खुद का करने लग गए, है ना, आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं, है ना, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हम। अब कोशिश कर रहे हैं अपना अपना डेवलपमेंट करने की, अपनी चीज़ें बनाने की। तो अब जैसे हम है ना 27 डिग्री सेल्सियस पर कैलिब्रेट करने लग गए आजकल। तो पता है क्या होता है कि जैसे आपने स्केल में कैलिब्रेट की 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपकी स्केल तो बनी हुई 27 डिग्री सेल्सियस की है। लेबोरेटरी में जो स्केल बनाने वाली कंपनी है उसने 27 डिग्री सेल्सियस पर स्टील की स्केल बनाई, स्टील की स्केल बनाई। ठीक। अब आप सर्दियों में कोई चीज नापते हैं विंटर्स में, तो विंटर्स में आपके यहाँ का टेम्परेचर रुड़की का है 5 डिग्री सेल्सियस। अब लो जी, गड़बड़ होगी बहुत ज़्यादा, है, क्योंकि स्टील सुकड़ गई है। अब आपकी ये क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्शन आ गया है उसमें। तो अब विंटर में जो मेजरमेंट आएगा वो एक्चुअल मेजरमेंट जो आएगा ना विंटर में, वो क्या आएगा, स्केल का मेजरमेंट ज्यादा आएगा, एक्चुअल कम होगा। क्या बोला मैं, थोड़ा सोचो सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। विंटर्स में जैसे आपके 5 डिग्री सेल्सियस पे तो स्टील की सिकुड़ जाएगी, है ना। अच्छा, स्टील सिकुड़ जाएगी, मेजरमेंट तो 27 पे हुआ था एक्चुअल तो, ठीक है ना। तो पता है क्या होगा, आपका जो एक्चुअल लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ जो है इट विल बी ग्रेटर देन मेजर्ड लेंथ। थोड़ा सोचना, थोड़ा सोचना, सोचना मैंने क्या लिखा है, एक्चुअल लेंथ विल बी ग्रेटर देन मेजर्ड लेंथ। मेजर्ड लेंथ, स्केल छोटी हो गई है, ध्यान दो, है ना। तो जो रॉड अपन जो मेजर कर रहे हैं जिसको भी, उसको ज्यादा नापेगी स्केल, जबकि एक्चुअल में वो कम है। स्केल खुद ही सिकुड़ गई है, स्केल खुद छोटी हो गई है, तो छोटी चीज तो फिर ज्यादा ही नापेगी ना, राइट। अच्छा, समर्स में जैसे मान लो आपका टेम्परेचर यहां पे बढ़ जाता है रुड़की में 44 डिग्री सेल्सियस तक या 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अब क्या होगा बताओ, अब आपकी ये स्केल फैल गई है, फैल गई है। तो अब की बार में जो एक्चुअल लेंथ आएगी, एक्चुअल लेंथ आएगी ना, वो ग्रेटर देन द मेजर्ड लेंथ आएगी। मेजर्ड लेंथ, स्केल कम नापेगी, यहां पर स्केल ज्यादा नापेगी, ठीक है। आप देखिए यहां पर ये आपका जो फॉर्मूला चार्ट है, इसके राइट साइड में टॉप पर देखो, फर्स्ट पेज पर, मतलब सॉरी पेज नंबर 3 पर। आज हम पेज नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 3 ऑफ फॉर्मूला चार्ट। आज की सारी बात पेज नंबर 3 पर है फॉर्मूला चार्ट की, ठीक है ना। वो फिर हम बात की बातें कर देंगे। पेज नंबर 3 देखिए आप, तो T इज ग्रेटर देन स्केल रीडिंग बी लेसर देन द एक्चुअल, करेक्ट। देखो तो एक्चुअल लेंथ ज्यादा होगी, मेजर्ड लेंथ कम होगी, ऐसा आपके फॉर्मूला चार्ट में भी यही लिखा हुआ है। टेम्परेचर मोर तो स्केल रीडिंग बी लेसर देन द एक्चुअल। अच्छा, आपका टेम्परेचर लेस विंटर्स में, तो एक्चुअल लेंथ विल बी ग्रेटर देन मेजर्ड लेंथ, मतलब स्केल की लेंथ, स्केल रीडिंग वो ज्यादा होगी, स्केल रीडिंग ज्यादा होगी। हाँ, ये क्या हुआ, स्केल रीडिंग विल बी मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। भाई टेम्परेचर ज्यादा हुआ ना, तो स्केल रीडिंग बी लेस देन द एक्चुअल। स्केल रीडिंग मेजर्ड लेंथ विल बी लेस देन द एक्चुअल, करेक्ट। ये तो सही है, ये तो सही है। यहां क्या हुआ, स्केल रीडिंग एक्चुअल लेंथ इज ग्रेटर ना, हाँ,
एक्चुअल लेंथ, अच्छा ये मैंने यहाँ पे साइन गलत लगा दिया, मैं देखूँ मैंने कि क्या बात है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, दिस इज दिस, है ना। एक्चुअल लेंथ जो है भाई, ये एक्चुअल लेंथ है ना, तो सर्दियों में मेजर्ड लेंथ ज़्यादा आएगी ना, हाँ सही है, सही है, सही है, मेजर्ड लेंथ ज़्यादा आएगी, स्केल सिकुड़ गई है तो वो ज़्यादा नाप लेगी, ज़्यादा नाप लेगी, और जो स्केल फैल गई है तो वो कम नापेगी, राइट, ठीक है। तो इसमें से अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप जूम सेशन में डिस्कस कर लेना। फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, साइज ऑफ कैविटी इंक्रीजेज, हाँ जी बिल्कुल, जब आप गर्म करेंगे साइज ऑफ कैविटी हमेशा इंक्रीज होगी, मेटल के अंदर अगर कोई कैविटी है तो वो इंक्रीज होगी। स्पेसेज आर लेफ्ट बिटवीन द रेल्स, हाँ ये बड़ी जोरदार बात है, देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, स्पेसेज आर लेफ्ट बिटवीन द रेल्स, रेल्स जो होती है ना रेलगाड़ी की चलने की पटरियाँ, आप पटरियों को ध्यान से देखो, तो पटरियाँ जब एक आपकी पटरी बिछी होती है उसके बाद अगली पटरी बिछी होती है, दोनों के बीच में गैप रखा जाता है जानबूझ करके थोड़ा सा, तो वो क्या होता है कि जब ट्रेन उस पर से गुजरती है बहुत ज़रा गर्म हो जाती है वो, तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा गैप रखा जाता है जानबूझ करके, है ना। द मेटल रिम्स ऑफ द व्हील आर मेड स्लाइटली स्मॉलर, हाँ एक्चुअल में जो व्हील्स की जो मेटल रिम्स होती है ना उनको थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है, क्योंकि वो जब चलती हैं तो फैलती हैं वो, है ना, और उनको ऊपर चढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा जो है ना बनाया जाता है छोटा, तो जिससे कि वो क्या होगा एक बार ऊपर जाकर के और फिर फिक्स हो जाएंगी, है ना। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड्स, इसके बारे में हम कल डिटेल में बातें करेंगे, आज की काफ़ी बातें हो गई हमारी, कल हम इसको जो है ना अगले लेक्चर के अंदर और लेंगे, और उसके बाद में हम हीट ट्रांसफ़र की बातें भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी आई थिंक।